नमस्कार श्रोता मित्रों। आज मैं एक नई कहानी जो कि उर्दू में लिखी गई है और सलाम बिन रज्जाक द्वारा लिखा गया है, उसके हिंदी रूपांतरण के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस कहानी का शीर्षक खस्सी है। ये कहानी एक बेजुबान के प्रति मानवीय संवेदना का सुंदर व मार्मिक चित्रण किया गया है। इस कहानी में एक बेजुबान के प्रति मानवीय संवेदना का सुंदर व मार्मिक चित्रण किया गया है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। परशुराम ने दूर ही देख लिया कुबड़ा छेदीराम अपना खस्सी का सामान समेट रहा था और मैला कुचैला भिखिया जो खस्सी करने में उसका हाथ बटाया करता था सामान समेटने में उसकी मदद कर रहा था। परशुराम उसकी नजरें बचाकर निकल जाना चाहता था, मगर उसके बैलों के गले में बधी घंटियों की टन टन से कुबड़ा छेदीराम उसकी तरफ आकृष्ट हो गया और दूर से ही अपने गंदे दांतों के मसूड़ों का नुमाइश करते हुए चिल्लाया, परशु दादा, मैं कल फिर आऊंगा। आज रात भर सोच लो, अगर इरादा हो जाए तो सवेरे बैलों को ले आना। सबसे पहले तुम्हारा ही नंबर लगा देंगे। और फिर बिला वजह देर तक ही करते परशुराम ने जलती निगाहों से छेदीराम की तरफ देखा। और फिर बिला वजह देर तक ही करते परशुराम ने जलती निगाहों से छेदीराम की तरफ देखा। छोटे छोटे खुश्क खिचड़ी बाल, स्याह भुजंग चेहरा, अंदर की धसी मियाती आंखें, गालों की उभरी हड्डियां, पस्ता कद, मैल चिकट बंडी, गंदी धोती, छोटे छोटे मगर बहुत मजबूत और फुर्तीले हाथ पांव, गले में एक डोरी से बंधा किसी जंगली जानवर का नाखून, और सबसे बढ़कर उसकी पीठ पर उभरी हुई वो कुबड़। परशुराम ने जिंदगी में छेदी से ज्यादा बदसूरत आदमी दूसरा नहीं देखा था। और उस पर जब वो ही करके हंसता और अपने गंदे दांतों को मसूड़ों की तक उघाड़ देता जो पान और कत्थे से स्याह पड़ चुके थे, तो बहुत ज्यादा घृणित लगता था। घृणित, घिनौना और भयानक। परशुराम ने अपने बैलों की रासों को मुट्ठी में मजबूती से थामते हुए कहा, छेदी, मैंने तेरे को सवेरे ही कह दिया था कि मुझे अपने बैलों की खस्सी नहीं करानी है, फिर तू बार बार क्यों पूछता है? दादा, नाराज होने की बात नहीं, खस्सी करना ही अपना धंधा है, इससे अपनी दाल रोटी चलती है। पूछना तो अपना काम है, करना न करना तुम्हारी मर्जी। और फिर इस बार तो तुम्हारा अधेला भी खर्च नहीं होने वाला, सारा खर्चा ग्राम पंचायत दे रही है। मेरे को सब मालूम है, पर मेरे को अपने बैलों की खस्सी नहीं करानी है, फोकट में भी नहीं। पर परशु दादा, मेरी समझ में ये नहीं आता कि तू अपने जानवरों की खस्सी कराना क्यों नहीं चाहते, करने को क्यों नहीं बोलते? अरे तुम्हारे बाप दादा भी तो अपने जानवरों की खस्सी कराते थे, और फिर देखो गांव वाले सब राजी खुशी अपने अपने जानवरों की खस्सी करा रहे हैं। अगर गांव वाले करा रहे हैं तो क्या जरूरी है कि मैं भी करा लूं? मैंने तुमसे कह दिया ना कि मेरे पीछे मत पड़ो। पीछे पड़ने की बात नहीं दादा, खस्सी करना तो अपना धर्म है। यह परंपरा तुम्हारे हमारे पुरखों के बीच न जाने कब से चल रही है। मैं नहीं जानता ऐसी परंपरा को, ये तो अपने जानवरों के प्रति अत्याचार है, खुला अत्याचार। परशु दादा, ऐसी बात मत करो, खस्सी करना अत्याचार नहीं, जानवर पर उपकार है। अरे इससे जानवर की जिंदगी बढ़ जाती है। परशुराम ने व्यंग की हंसी हंसते हुए कहा, मगर छेदी, नामर्दों की जिंदगानी जीने से तो मर जाना अच्छा है, पर उसका लाभ भी तो तुम्ही को मिलेगा, पाप ही लगेगा। ना ना, खस्सी करने को पाप मत बोलो, मेरे नजीक ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है। और देखो आगे से मुझे मत टोकना, वरना अच्छा नहीं होगा। परशुराम अपने बैलों को लिए हुए आगे बढ़ गया। छेदी के होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई और वो आहिस्ता से बढ़ रहा है। अच्छी बात है परशुराम, मैं भी देखूंगा तुम अपने बैलों को कब तक बचाते हो। मगर परशुराम ने उसकी जहरीली मुस्कुराहट देखी, ना उसकी कड़वाहट सुनी, ना उसकी बड़बड़ाहट सुनी, और वो अपने बैलों को लिए आगे बढ़ता चला गया। सूरज डूब चुका था। दूर से मंदिर के घंटे की लगातार टन टन सुनाई दे रही थी। किसान और मवेशी अपने अपने घरों को लौट रहे थे, बल्कि अक्सर लौट चुके थे। पिछवाड़ों और आंगनों से बैलों के उतराने और बकरियों के मिमियाने की आवाजें आ रही थी। यूं तो गांव में बिजली आ चुकी थी, सड़कों पर लैंप पोस्ट लग चुके थे, मगर अभी तक बत्तियां नहीं जली थी। बिजली अक्सर देर से आती और फिर आती तो एक आध घंटे के बाद फिर हो जाती और फिर घंटों नहीं आती। इसलिए सभी लोग अपनी अपनी पुरानी लालटेनें और ढिबरियों में तेल भरकर तैयार रखते और सूरज के डूबते ही चिराग जलने शुरू हो जाते। गलियों में साए गहरे होने लगे थे। इधर उधर एक दुकान चिराग टिमटिमाने लगे थे। परशुराम अपने बैलों की रासें थामे 2-3 तंग गलियां मुड़ने के बाद अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। विक्रम और रोहिणी घर के बरामदे में बैठी किसी बात पर झगड़ रहे थे। बैलों के गले की घंटियों की आवाज सुनते ही दोनों झगड़ा बोलकर भागते हुए आए और परशुराम के हाथ से विक्रम और ने लालू और रोहिणी ने कालू की रासें ले ली और उन्हें लाकर घर के चौड़े आंगन में एक तरफ की गड़ी मजबूत खूंटियों में बांधने लगे। परशुराम घर के सामने बने मिट्टी के कच्चे चबूतरे पर बैठ गया। सर से लपेटे गमछे को खोलकर एक तरफ डाल दिया। फिर बंडी की जेब से बीड़ी और माचिस निकाली। बीड़ी को 2 उंगलियों से जरा मसलकर होठों में दबा दिया और माचिस की तीली अंगुलियों में दबाए हुए थोड़ी देर तक अपने बैलों की तरफ देखता रहा, जिसकी गर्दनों से उसके दोनों बच्चे लपट के झूल रहे थे। फिर तीली को माचिस पर रगड़कर बीड़ी जलानी चाहिए, मगर बीड़ी बुझ गई। उसने दूसरी तीली निकाली और बीड़ी सुलगाई। 2-3 घाटी कस लिए और चिल्लाया, विक्रम, रोहिणी, बैलों को तंग मत करो, जाओ उनके लिए पानी ले आओ। विक्रम और रोहिणी बैलों की गर्दन छोड़कर भागते हुए घर में घुसे। परशुराम बीड़ी के कस लेता हुआ किसी सोच में गुम अधखुली आंखों से बैलों की तरफ देखता रहा। बैल कभी धुंध हरा रहे थे, कभी गर्दन हिलाकर मक्खियों को भगाते रहे। वो जब भी गर्दन को झटका देकर किसी मक्खी या मच्छर को उड़ाने की कोशिश करते, गले में बधी घंटी टन टन बोल पड़ती। थोड़ी ही देर में विक्रम और रोहिणी पानी के बड़े से टब को उठाए हुए आए। टब भारी था, दोनों मुंह से आवाज निकालते, हंसते, किकराते बड़ी मुश्किल से टब को उठा पा रहे थे। टब का पानी छलक छलक कर उनके कपड़े भिगो रहा था। दोनों ने टब बैलों के सामने ले जाकर रख दिया। लालू और कालू पानी पीने लगे। परशुराम ने बीड़ी का आखिरी कस लिया, बची हुई बीड़ी को चबूतरे की दीवार पर रगड़ दिया और बुझे हुए टुकड़ों को फेंक कर घर के सामने तबेले में गया। अंदर काफी अंधेरा था, मगर वो तबेला उसका इस कदर देखा भाला था कि अंधेरे में भी उसमें रखी एक एक चीज को वो अपने जिस्म के हर अंग की तरह पहचान सकता था। अंदर से उसने 2 घमेले उठाए, बाल्टी ली और बाहर निकल आया। फिर घर के पिछवाड़े पहुंचा। पिछवाड़े अनाज की खोरी का दरवाजा खोला। वहां उसकी पत्नी ने पहले ही एक बड़ी सी बाल्टी में चना, गुड़ और खल्ली भिगोकर रखी थी। उसने बाल्टी से गुड़ दाना घमेलों में डाला और घमेले में लाकर लालू और कालू के आगे रख दिया। लालू और कालू ने खुशी के मारे अपनी गर्दनों को जोर से हिलाया, दोनों को लहराया और घमेलों में मुंह खपा दिए।
विक्रम और रोहिणी अब बैलों को छोड़कर वहीं आंगन में एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। परशुराम दोनों बैलों की गर्दनों पर हाथ रख उन्हें प्यार से सहला रहा था। बैल बड़े चाव से भूसा खली खा रहे थे। परशुराम ने थोड़ी देर तक उन्हें प्यार भरी नजरों से देखता रहा, फिर जाने क्या क्यों एक ठंडी सांस खींचकर दोबारा चबूतरे पर जाकर बैठ गया। जेब से बीड़ी निकाली और उसे जलाए बिना ही अदृश्य की ओर घूरता रह गया। परसिया। परशुराम घर से रोटी खाकर बाहर निकल रहा था कि बापू की आवाज आई। वो चौंक कर मुड़ा। उसका बाप सामने आम के नीचे चारपाई पर बैठा चिलम खींच रहा था। क्या है बापू? परशुराम बाप के पास चला गया। आज छेदी आया था ना गाँव में? हाँ। तो फिर तूने लालू कालू की खस्सी क्यों नहीं कराई? नहीं कराई। पर क्यों? मेरे को अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? हाँ। अरे अरे ये तो पुरानी परंपरा है, बाप दादा के जमानों से चली आ रही है, सब कराते होंगे, पर मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो फिर भीमा पाटिल ठीक कहता था। कौन भीमा? वो ग्राम सेवक? हाँ। पर वो भीमा कौन होता है, मेरी चुगली खाने वाला? उसकी इतनी पंचायत क्यों? अरे वो ग्राम पंचायत का आदमी है, उसको पंचायत नहीं होगी तो किसको होगी? पर ग्राम पंचायत को मेरे बैलों की खस्सी से क्या लेना देना? तेरे को मालूम है कि साल ग्राम पंचायत से ही श्रीराम को खस्सी कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। पर बापू, पर क्या वो बैल की खस्सी करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। खस्सी नहीं करेंगे तो बैल कमजोर पड़ जाएगा। गाँव खस्सी नहीं करेंगे तो बैल कमजोर पड़ जाएगा, गाय को देख देखकर हड़केगा और एक दिन झड़ झड़ के मर जाएगा। देखो परस, हम गरीब लोग हैं, घड़ी घड़ी बैल खरीदने की हमारी हस्ती नहीं। खस्सी करने से बैल सारी शक्ति काम में लगाता है। वो जितना काम करेगा हमारा उतना फायदा है कि नहीं? बात तो तुम्हारी ठीक है बापू, परशुराम ने सर खुजाते हुए दबी जुबान से कहा। मगर मेरा जी नहीं मानता। सोचो बापू, हम अपने फायदे के लिए बैल से उसकी जिंदगानी का कितना बड़ा सुख छीन लेते हैं। अरे कुछ नहीं, क्या हम उसे खाने को नहीं देते? बैल को और क्या चाहिए? राम राम गोपी काका, राम राम परशुराम। राम राम। अरे आओ भीमा, मैं अभी तुम्हारी ही याद निकाल रहा था। आओ बैठो। परशुराम के बाप ने भीमा पाटिल को अपने पास बिठा लिया। क्या खाना पीना हो गया? हाँ लो चिलम खींचो। नहीं काका, तुम्हारी चिलम बहुत कड़क होती है। बीड़ी हो तो दो, पी लूँगा। अरे परस, पाटिल को बीड़ी दे। परशुराम ने जेब से बीड़ी निकाली और भीमा को दे दी। भीमा ने बड़ी होठों में दबाई और तीड़ी से माचिस को रगड़कर अपनी बीड़ी जला ली। फिर जलती हुई बीड़ी को चुटकी में पकड़कर परशुराम की ओर देखते हुए बोला, तुम नहीं पियोगे? नहीं। परशुराम ने अपने बाप की ओर देखते हुए कहा। अच्छा अच्छा, काका के सामने नहीं पीते? भाई वाह, काका के सामने जेब से बीड़ी निकालते हैं हो पर खुद नहीं पीते। वाह, ये भी खूब रही। गोपी ने चिलम का कस खींचते हुए कहा। भीमा, मेरा परसू बहुत सीधा है, वो अपने बड़ों के सामने बीड़ी नहीं पीता। अच्छा है, अच्छा है। भीमा ने बीड़ी की धुआं हल्के से निकालते हुए कहा। बड़ों का कदर करना चाहिए, यही हमारा धर्म है, यही हमारा संस्कार है। पाटिल, मैंने परसू को समझा दिया है, कल वो लालू कालू को लेकर छेदी के पास चला जाएगा। पैसे वैसे तो नहीं देने पड़ेंगे ना? अरे नहीं काका, छेदी को तो ग्राम पंचायत जैसे पैसा देगी, परंतु दादा बैलों का खस्सी करवाने के बाद आप नाम ग्राम पंचायत के ऑफिस में लिखवा देना। पंचायत बैलों को 3 दिन चारे पानी के भी पैसे देगी। 3 दिन तक बैल खेत पर नहीं जाएंगे। पर पाटिल, मैं अपने बैलों की खस्सी नहीं करवाना चाहता। परशुराम ने फिर हाथ पैर मारे। मगर अभी तो काका बोलते थे। परसिया, ये क्या पागलपन है? सारी बस्ती अपने जानवरों की खस्सी करवा रही है और तुम अपने वही मुर्गे की एक टांग लेकर बैठे हो। परसू भैया, बेकार की जिद छोड़ो, कल सुबह अपने जानवर लेकर चौपाल पर आ जाना। खस्सी तो तुमको करानी पड़ेगी। जबरदस्ती? नहीं, जबरदस्ती तो नहीं, मगर सरकार ने सर्कुलर भेजा है, जो लोग खस्सी नहीं कराएं, मेरा मतलब है कि अपने जानवर की खस्सी नहीं करवाएंगे, उनका नाम ऊपर भेजने का हुक्म है। ऊपर किधर? ऊपर यानी ऊपर, यह सरकारी राज है, सबको नहीं बता सकते। परसिया क्यों बेकार में बखेड़ा करता है? जो सब करते हैं वो तू भी कर और चुपचाप कल जानवर लेकर चला जा छेदी के पास। अच्छा काका, मैं चलता हूँ, और भी जगह जाना है मुझको। भीमा पाटिल अपनी बीड़ी फेंक कर उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो पाटिल, चाय तो पीकर जाओ,
गुड़ और हरी पत्ती की चाय अभी बन जाती है, बहू लाती ही होगी। नहीं काका, फिर कभी पी लूँगा, आज काम है। भीमा चलने लगा। अच्छा पाटिल, एक बात तो बताते जाओ, परशुराम बोला। भीमा चलते चलते रुक गया। कैसी बात? अगर बस्ती के सारे बैल खस्सी हो गए तो फिर हमारे जानवरों की अगली नस्ल का क्या होगा? फिर तो कोई भी गाय गाभिन नहीं हो सकती, कभी कोई बछड़ा नहीं जनेगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम क्या सरकार को इतना मूर्ख समझते हो कि उसे तुम्हारे गायों की चिंता नहीं? तुम्हारे जानवरों की अगली नस्ल का इंतजाम भी सरकार ही करेगी। सरकार करेगी? परशुराम ने हैरत से भीमा पाटिल को देखा, फिर अपने गोपी की तरफ देखने लगा। गोपी भी भीमा पाटिल की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों के भाव से लग रहा था कि वो भी इस जवाब पर कुछ सटपटा सा गया है। मगर भीमा पाटिल निहायत इत्मीनान से कह रहा था, हाँ सरकार करेगी। सरकार के पास ऐसे पालतू नर मवेशी मौजूद हैं जो सिर्फ एक ही बारी में गांव की सारी मादाओं को, मेरा मतलब है गांव के मवेशियों की सारी मादाओं को गाभिन कर देंगे। गोपी और परशुराम दोनों यूं ही चुप हो गए, जैसे अब कभी कुछ नहीं बोलेंगे। और कुछ पूछना है? पाटिल ने परशुराम से पूछा। परशुराम तो चुप रह गया। गोपी बेख्यालों में नकारते हुए गर्दन हिलाने लगा। दोनों बाप बेटे जाने कितनी देर तक चुपचाप खड़े रहे। पाटिल लंबे लंबे डग पर भरता हुआ उनके बाड़े से कब जा चुका था। आखिर दोनों वन्या की आवाज़ पर चौंके। परशुराम की पत्नी वन्या चाय के प्याले लिए खड़ी थी। बाबा चाय लो। हाँ हाँ दे, मगर पाटिल तो चला गया। गोपी ने बहू के हाथ से चाय की प्याली ले ली। वन्या ने दूसरी प्याली परशुराम की तरफ बढ़ाई। तुम पी लो। मगर परशुराम चाय की प्याली लेने के बजाय मुड़कर तेज तेज चलता हुआ घर में दाखिल हो गया। वन्या प्याली हाथ में लेकर उसे देखती रह गई। उसे बुरा भी लगा, मगर वो दूसरे हाथ से अपने पल्लू संभालने लगी। आज उसका सर फिर गया है। गोपी खुद ही बड़बड़ाने लगा। क्या हुआ? पाटिल से कुछ कहा सुनी होगी क्या? नहीं, कुछ नहीं, तू जा। वन्या प्याली लिए वापस मुड़ गई। गोपी चाय सुरखने लगा। परशुराम अपनी चारपाई पर चिट लेटा छत की कड़ियाँ गिन रहा था। वन्या पानी का लोटा लेकर अंदर आई, तब भी वो इसी तरह छत पर आंखें गड़ाए चुपचाप लेटा रहा। वन्या ने पानी का लोटा एक कोने में रख दिया, पलट कर गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वापस आकर दीवार में लगे आईने में अपना चेहरा देखा। आईने के कोने में परशुराम लेटा हुआ दिखाई दे रहा था। वन्या ने आईने में एक निगाह उस पर डाली, मगर वो उसी तरह चुपचाप लेटा रहा। वन्या ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। उसे भी गुस्सा था। आखिर उसने बाबा के सामने उसके हाथ से चाय का प्याला क्यों नहीं लिया? बिना कुछ कहे ऐसे चला गया जैसे वो उसकी पत्नी नहीं, मोल करनी हो। वन्या ने गर्दन को खम दिया और अपने बालों का जूड़ा खोल दिया। उसकी पीठ पर स्याह बालों का झरना सा गिर पड़ा। वो परशुराम की सारी कमजोरियां जानती थी। उसको रास्ते पर लाने का यह पहला उपाय था। वो उसके काले घने बालों का प्रेमी था। खुले बाल देखते ही मस्त बैल की तरह उसके नथुने फड़कने लगते थे। मगर उसने आईने के कोने से झांका तो वो अब भी उसी तरह पड़ा हुआ था। क्या हो गया उसे आज? कोई गंभीर बात लगती है, वन्या ने दिल में सोचा। खैर दूसरा वार करके देखते हैं। उसने अपना काष्टा खोला और अपनी 9 गज की साड़ी उतारने लगी। साथ ही वो कनखियों से परशुराम को निहारती भी जा रही थी। मगर साड़ी खुल गई, आखिरी घर बाकी था। उसकी कमर के दोनों कमान लसकारने लगे और रानों में बिजलियां तड़पने लगी। मगर परशुराम की निगाहें उसी तरह छत पर टंगी रही। वन्या ने साड़ी उतार कर रस्सी पर डाल दी और वहीं से एक महीन सी धोती उठाकर लपेट लिया और चारपाई पर परशुराम के पायती आकर बैठ गई। परशुराम ऐसे चौंका जैसे अब तक
उनकी मौजूदगी से बिल्कुल ही बेखबर रहा हो। क्या बात है, किसी से कोई झगड़ा हुआ है क्या? परशुराम की इस असाधारण चुप्पी ने आखिर बन्या को मजबूर कर ही दिया। नहीं, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं। फिर इतने चुप चुप क्यों हो? बाड़े में भी मैंने चाय का प्याला दिया तो प्याला लेने के बदले बिना बोले अंदर आ गए। चाय का प्याला? यूं ही। अरे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और अब भी कहाँ ध्यान दे रहे हो? बन्या ने खामख्खा अपने सीने पर पड़ी बालों की लट को पीछे की ओर उछालते हुए कहा। सीने के दबाव से उसकी तंग चोली फटी जा रही थी। आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। परशुराम उसके सीने के कसाव को अनदेखा करते हुए बड़बड़ाया। मैं भी नहीं। बन्या चरपाई पर ऊपर की तरफ खिसक कर उसके सीने पर झुक गई। चारपाई जरा सी मुरमुराई। नहीं, ये बात नहीं। परशुराम ने धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने बन्या को खींचकर अपनी बाहों में कस लिया। बन्या उसकी बाहों से निकलने के लिए झूठ मूठ कसमसाई। नहीं, पहले ये बताओ कि आज इतने गंभीर क्यों हो? अरे, कोई खास बात नहीं। बाबू लालू और कालू की खस्सी कराने की बोलते हैं, मैं मना कर रहा हूँ। पाटिल क्यों आया था? वो भी यही बोलने को आया था कि खस्सी करवा लो। तो फिर करवा लो ना। नहीं बन्या, तू नहीं समझती। ये जुल्म है, बेजान जानवरों पर अत्याचार है। मगर सब तो करवाते हैं। हाँ, यही तो बात है। जब कोई कुछ ना बोले तो उसको जुल्म सहने की आदत पड़ जाती है। तो फिर पाटिल को बोल दो कि हमको नहीं कराना है खस्सी। पाटिल मेरा नाम ऊपर सरकार को भेज देगा। उससे क्या होगा? होगा क्या? सरकार नज़र में रखेगी। दाना खाद की जो सहूलियत है वो बंद हो सकती है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो फिर जाने दो ना। तुम क्यों कीचड़ में पड़ते हो? खस्सी कराने से तुम्हारा क्या बिगड़ता है? मन्या, तुम भी ऐसी कहती हो। अरे, जानवर बेजबान जरूर होते हैं, बेजान नहीं होते। उनकी भी भावनाएं होती हैं। वो भी दुख सुख अनुभव करते हैं। वो हंसते रोते हैं, मगर हमें दिखाई नहीं देता, या शायद हम उनके दुख सुख को समझ नहीं पाते। हम जानवर की खस्सी कराते हैं। जरा सोचो, कल कोई हमारी खस्सी करना चाहे तो हम करा देंगे। बोलो, क्या पंचायत मेरी खस्सी करने को हुक्म दे तो तुम मान जाओगी? छी! बन्या हंसती हुई दोहरी होकर बोली। कैसी बात करते हो? नहीं, मैं सच्ची पूछता हूँ, बोलो। कोई मेरी खस्सी करना चाहे तो तुम मान जाओगी? मुंह नहीं नोच लूंगी उसका। तो बन्या, लालू कालू को खस्सी कराते हुए मेरे को ऐसा ही लगता है जैसे कोई मेरी। चुप करो, क्या असगुण बकते हो? बन्या ने लपक कर परशुराम के मुंह पर हाथ रख दिया। जानवर और इंसान में फर्क होता है, और बैलों की खस्सी ही तो कर रहे हैं। कसाई खाने में तो नहीं भेज रहे। हम गरीब लोग हैं, बाल बच्चेदार हैं। सरकार का हुक्म नहीं मानेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। फिर तुम अकेले कर भी क्या सकते हो? जैसा सब करते हैं तुम भी करो। तुम पंचायत से बाहर तो नहीं हो। परशुराम खाली खाली नज़रों से बन्या को देखता रहा। बन्या ने मुस्कुराकर लगावट से उसे देखा और उसकी नाक पकड़कर खींचती हुई बोली, अब सो जाओ, रात ज़्यादा हो गई है, सवेरा उठना है। बत्ती बुझा दूँ? परशुराम अब भी चुप था। बन्या ने उठकर बत्ती बुझा दी और फिर परशुराम के बगल में लेट गई। सवेरे परशुराम तैयार होकर लालू और कालू की रासें थामे चौपाल पर पहुंचा। कुबड़ा छेदीराम अपने गंदे झोले और मैले कुचैले भिखिया के साथ वहां पहले ही पहुंच चुका था। परशुराम पर नज़र पड़ते ही उसकी बाछें खिल गई। लहक कर बोला, आओ परशु दादा आओ, मैं तुम्हारी ही बाट देख रहा था। आहा, क्या जोड़ी है! सच्ची परशु दादा, ऐसी खिलाड़ी जोड़ी आसपास भी कोस तक नहीं है। तुम बकवास मत करो, जल्दी से अपना काम करो, मेरे को दूसरे भी काम हैं। शांति शांति दादा, शांति। ये काम बड़ा नाजुक है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चल रे भिखिया, सामान निकाल। छेदी ने भिखिया की तरफ मुड़कर आवाज़ दी। भिखिया तुरंत झोले में से सामान निकालने लगा। मजबूत रस्सी के 2 लच्छे, लकड़ी का बड़ा सा कुंदा, लकड़ी की हथौड़ी और एक बड़ा सा चिमटा। छेदीराम ने आगे बढ़कर परशुराम के हाथ से पहले लालू की रास ले ली
और फिर एक तरफ को मुड़ गया। परशुराम कालू के रास्ता में एक अजीब हसरत, दुख और बेचारगी से लालू को देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके कलेजे को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उधर भिखिया ने झटपट एक रस्सी का फंदा बनाया और आगे बढ़कर लालू की दाईं तरफ के अगली पिछले पैर में डाल दिया। रस्सी का दूसरा सिरा छेदीराम के हाथ में दे दिया। फिर लपक कर दूसरी रस्सी लालू की कमर में बांध दी और उसका सिरा दोनों हाथों से मजबूती से थामकर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ छेदीराम अपनी रस्सी को हाथों में तौल रहा था। फिर उसने भिखिया को इशारा किया। भिखिया लालू की कमर की रस्सी को पूरी ताकत से अपनी ओर खींचने लगा। अचानक छेदीराम झुका और कुछ इस तरह से रस्सी को झटका दिया कि लालू अपने सामने के दोनों पैरों पर झुकता हुआ चला गया और दूसरे ही क्षण धड़ाम की आवाज़ के साथ अपने बाएं पहलू के बल जमीन पर लुढ़क गया। भिखिया कमर की रस्सी छोड़कर लालू की दोनों सींगे थाम उसकी गर्दन दबोचकर बैठ गया। छेदीराम ने झपट कर लालू के चारों पैर कस दिए। फिर लकड़ी के कुंदे पर लालू खुशियों को जमा कर रखा। चिमटे से खुशियों की जड़ों के पास से पकड़कर धीरे धीरे इस तरह दबाया कि लालू के दोनों आंखें सीताफल की बीजों की तरह निकल आई। फिर चिमटे के बाएं हाथ से मजबूती से पकड़ रखा और दाएं हाथ से लकड़ी की हथौड़ों से खुशियों पर पहली चोट पहुंचाई। लालू जल जले की हद में आया, किसी इमारत की तरह कांपा। परशुराम इस पूरी कार्रवाई को इंतहाई नागवारी और गुस्से से देख रहा था, मगर हथौड़े की चोट पर बेअख्तियारी तौर पर उसने भी एक झुरझुरी सी महसूस की। जब लोगों को मालूम हुआ कि परशुराम भी अपने बैलों को खस्सी कराने आया है तो आसपास के घर वाले यूं ही तमाशा देखने खड़े हो गए। छेदीराम आसपास के वातावरण का असर लिए बिना बहुत सुकून और इत्मीनान से बैल की खुशियों पर लकड़ी की हथौड़ी से हल्की हल्की चोट लगाता रहा और हर चोट पर बैल इस तरह झुरझुरी लेता जैसे उसे रह रहकर बिजली का नंगा तार छुआया जा रहा हो। बैल की खुशियों का रंग पहले गुलाबी से सुर्ख हुआ और उसके बाद धीरे धीरे नीला पड़ता गया। छेदीराम की चोटें एक पर एक लगती गई। आखिर एक क्षण ऐसा आया कि हथौड़ी की चोट के बावजूद लालू ने कोई झुरझुरी नहीं दी। तब छेदीराम ने कुछ सोच समझकर सिर हिलाया और खस्सी की गिरहें खोलते हुए उठ खड़ा हुआ। लालू पहले जमीन पर उल्टे पड़े तिलचट्टे की तरफ छटपटाया और फिर एक बारगी चारों पैरों पर खड़ा हो गया। कुबड़ा छेदीराम लालू की रास पकड़े परशुराम की तरफ बढ़ा। परशुराम एक हाथ में कालू की रास थामे आंखें फाड़े इस पूरे मंजर को इस तरह देख रहा था जैसे कोई भयानक सपना देख रहा हो। छेदी ने उसके हाथ में लालू की रास थाम ली और दूसरे हाथ से कालू की रास लिए वापस पलटा। भिखिया ने कालू को भी इसी तरह फंदा लगाकर गिरा दिया। छेदी ने लालू ही की तरह कालू की भी खस्सी कर दी। फिर कालू की रास भी परशुराम के हाथ में दे दी। परशुराम स्तब्ध सा खड़ा था। अब तुम अपने बैलों को ले जा सकते हो परशु दादा। कुबड़ा छेदी की खरखराती आवाज़ जैसे बहुत दूर से सुनाई दी, साथ उसके ही कानों में कनखजूरों की तरह घूमने लगी। परशुराम दोनों बैलों की रासें थामे अपने घर की तरफ इस तरह चला जैसे सपने में चल रहा हो। लोगों ने देखा कि लालू और कालू तो ठीक चल रहे थे, मगर परशुराम बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। धन्यवाद।